दीपकपुर नाम के एक गांव में अजय नाम का एक शख्स रहता था। उसकी एक टूटी फूटी सी झोपड़ी थी जिसमें वो अपने परिवार के साथ रहता था। उसके साथ उसका परिवार भी रहता था, पर उसकी हालत बहुत ही दयनीय थी। अजय का एक पैर नहीं था, पर इसके बावजूद उसके हौसलों में बहुत जान थी और वो बहुत खुददार था, क्योंकि एक समय वो सेना में एक जवान था, पर एक हादसे ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी और आज वो ऐसी जिंदगी जीने को मजबूर है। अजी देखिए ना, अंजलि का बुखार तो उतर ही नहीं रहा है। 2 दिन हो गए हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं हमारी बेटी को कुछ हो न जाए। चिंता ना करो दीप्ति, मैं इसे गांव के सरकारी अस्पताल में लेकर चलता हूँ। वहाँ डॉक्टर इसे देख लेंगे तो अच्छी सी दवाई देंगे। चलो अब देर ना करो, चलो। दीप्ति और अजय अंजलि को लेकर गांव के अस्पताल जाते हैं, पर वहाँ पहले से ही बहुत भीड़ थी और डॉक्टर ने अंजलि को देखने से भी मना कर दिया था। देखो, इस समय अस्पताल में न दवाई है और न ही कोई बेड खाली, इसलिए अच्छा होगा कि आप इसे किसी प्राइवेट अस्पताल में ले जाएं, वरना आपकी बेटी को कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर ने तो कह दिया है कि प्राइवेट में दिखा दो, लेकिन प्राइवेट में दिखाने के लिए मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। ऊपर से मेरी बच्ची की तबीयत खराब होती जा रही है। रुकिए जी, ये लीजिए मेरा मंगलसूत्र, आप इसे बेच दीजिए और उससे जो पैसे मिले अंजलि को प्राइवेट अस्पताल में दिखा देंगे। और दीप्ति, ये पाप ना करवाओ मुझसे, मैं तो पहले ही बहुत परेशान हूँ। तुम इसे अपने पास रखो, मैं अभी आता हूँ। अजय अब बाहर चला जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी किस्मत पर रोने लगता है। हे भगवान, ये तो मुझे किस जन्म की सजा दे रहा है। मेरी बेटी बीमार है, पर फिर भी मैं कुछ नहीं कर सकता। देश के लिए अपने हाथ और पैर भी गवा दिए, बदले में मुझे क्या मिला? कुछ भी नहीं, उल्टा सेना से ही निकाल दिया। उस दिन अगर मैं दुश्मनों से अपनी जान पर खेलकर ना लड़ता, तो आज कम से कम मुझे ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। अजय ऐसे ही रोए जा रहा था, तभी एक और सैनिक जो कि बीएसएफ से था और अपने गांव जा रहा था, उसकी बात सुन लेता है और उसके पास आता है। रो मत भाई, अब तुम्हारा भाई आ गया है ना, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। देश की रक्षा करने वाले सिपाही का ये हाल मैं कभी नहीं होने दूंगा। अरे भाई, तुम कौन हो? ड्रेस से तो एक जवान लगते हो, पर तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? एक आर्मी का जवान होने के नाते अगर एक सिपाही दूसरे सिपाही की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? चलो हम पहले तुम्हारी बेटी का इलाज करवाते हैं। देखो भाई, मैं तुम्हारी मदद नहीं ले सकता। मैं खुददार आदमी हूँ और अपनी मेहनत का खाता हूँ। आज तक मैंने किसी से 1 रुपया मांग कर नहीं लिया और ना ही तुम्हारा लूंगा। अरे तो उधार समझ के रख लो, जब हो तो लौटा देना। अरे ले लो भाई, नहीं तो तुम्हारी बेटी नहीं बचेगी। लौटाऊंगा कैसे? मेरे तो कमाई का कोई साधन भी नहीं है। वो तो मुझ पर छोड़ दो, पर हाँ, जितने पैसे मैं दूंगा तुम मुझे वापसी कर देना। इससे तुम्हारा खुददारीपन को भी कोई ठेस नहीं पहुंचेगी। विनोद अजय के साथ उसके घर जाता है और उसकी बेटी को एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवा देता है, जहां डॉक्टर उसका इलाज शुरू कर देते हैं। तब विनोद अजय से कहता है, चलो मेरे साथ। लेकिन कहाँ? अरे मेरे पैसे वापस करने हैं ना, तो जो मैं कहता हूँ करते जाओ और चलो अभी मेरे साथ। विनोद अजय को बाजार में ले जाता है और वहाँ जाकर कई सारे पटाखे खरीद लेता है और गांव में आकर एक दुकान भी, और उस दुकान पर लिख देता है फौजी की पटाखा दुकान। ये देख अजय बहुत खुश होता है। लो संभालो अपनी दुकान, दिवाली आ रही है, पटाखों की बिक्री बहुत होगी और उस बिक्री से जो पैसे हो उससे तुम धीरे धीरे मेरा कर्ज भी उतारते जाना। अरे भाई, तुम तो भगवान बनकर मेरी जिंदगी में आए हो। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा और हाँ, जल्दी तुम्हारे सारे कर्जा उतार दूंगा। अब मैं चलता हूँ भाई, मेरे भी परिवार वाले मेरा इंतजार कर रहे होंगे। साल भर बाद गाँव जा रहा हूँ ना। हाँ जाओ भाई, पर अपना नंबर देते जाओ, ताकि जब मेरे पास पैसे इकट्ठा होंगे तो मैं तुम्हें दे दूंगा। और एक फौजी का दूसरे को सलाम। विनोद अपने गांव चला जाता है। उधर अजय की दुकान अब चलने लगती है। गांव के बच्चे और बड़े उसी से पटाखे खरीदते हैं। पटाखों के साथ अजय अब दिवाली की सजावट के सामान भी बेचने लगता है, जिससे अजय की कमाई और बढ़ जाती है। दीप्ति, ये लो आज की कमाई। कितने हैं जी? पूरे 3000, और वो भी सिर्फ आज के। अरे वाह, पटाखे इतने ज्यादा बिक रहे हैं।
दीप्ति, ये सब उस विनोद की वजह से है। अगर वो नहीं होता तो आज मेरी बेटी का इलाज ना हो पाता और ना ही मैं एक पटाखे की दुकान खोल पाता। अजी, हमें भी विनोद के लिए कुछ करना चाहिए ना। तुम सही कह रही हो दीप्ति, हम उसे एक अच्छा सा तोहफा भी देंगे। चलो मैं अब दुकान पर चलता हूँ, ग्राहक मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अंजलि भी ठीक हो जाती है और अपने घर आ जाती है। अजय अपने परिवार को बाजार लेकर जाता है और उन सभी को नए कपड़े दिलाता है। अंजलि ने आज पहली बार दिवाली के लिए कपड़े लिए थे, नहीं तो हमेशा वो पुराने ही कपड़े पहनती थी। ऐसे ही दिवाली भी आ जाती है। अजय अपने घर को बहुत अच्छे से सजाता है और माता लक्ष्मी की पूजा करता है। चलो जी, विनोद जी से मिलके आते हैं। आज उन्हीं की वजह से हमें ये खुशियाँ नसीब हुई है, नहीं तो दिवाली कई आई पर ऐसी खुशियाँ नहीं लाई। चलो चलो, मुझे उसको पैसे भी देने हैं। वो सभी विनोद के घर जाते हैं और उससे मिलते हैं। विनोद उनकी बहुत खातिरदारी करता है और उनको पकवान खिलाता है। विनोद, ये लो तुम्हारे पैसे और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम नहीं होते तो पता नहीं हम कहाँ होते। तुम्हारी बदौलत हमारा काम अच्छा चला और हम तुम्हारे आज पैसे उतार पा रहे हैं। ऐसा मत कहो अजय भाई, आखिर एक फौजी दूसरे फौजी के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा। चलो अब पटाखे फोड़ते हैं। और वो सभी मिलकर पटाखे फोड़ते हैं और तरह तरह की मिठाई खाते हैं। अजय अपनी बेटी अंजलि को खुश देखकर अब और खुश हो जाता है। अंकल, आप मेरे लिए भगवान हो। बाबा कहते हैं आप नहीं आते तो मैं मर जाती, इसीलिए मैं अब से आपको ही अपना भगवान मानती हूँ। और सभी इस तरह खुशी खुशी दिवाली मनाते हैं।